हमारा ये जो गिफ्ट सिटी का काम है ना, मेरे शब्द लिख के रखिए दोस्तों, और मेरा 2005 या 6 का भाषण है वो भी सुन लीजिए। उस समय जो मैंने कहा था कि गिफ्ट सिटी में क्या क्या होने वाला है, आज वो धरती पर उतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में फिनटेक की दुनिया में, डेटा सिक्योरिटी के विषय में, फाइनेंस की दुनिया में गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ये सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन रहा है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। कल, आज और कल में आपका स्वागत है। मित्रों, डिजिटल इंडिया भारत की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचे। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के 3 कोर घटक है: डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और डिजिटल साक्षरता। इस योजना को 2019 तक कार्यान्वित करने का लक्ष्य था। एक 2-वे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया था, वहां दोनों को लाभ होने वाला था। यह एक अंतर मंत्रालय की पहली होगी और जहां सभी मंत्रालय तथा विभाग अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचा पाएंगे, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा आदि। चयन रूप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया जाएगा। उसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना केंद्र के पुनः निर्माण की भी योजना है। यह योजना मोदी प्रशासन की टॉप प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। यह एक सराहनीय और सभी साझेदारों की पूर्ण समर्थन वाली परियोजना है, जबकि इसमें लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा के नियम, नागरिक स्वायत्तता का हनन तथा भारतीय ई सर्विलांस के संसदीय निगरानी की कमी तथा भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियां भी सामने आई है। डिजिटल इंडिया को कार्यान्वित करने से पहले सभी कमियों को दूर करना पड़ेगा, ऐसा तज्ञों का मानना था और वो दूर हो चुका है। आज के दिन की बात करें तो डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ है। कौन से 9 स्तंभ है और वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के तहत उनका विजन क्या है, वो भी थोड़े महीने पहले गांधीनगर के महात्मा मंदिर से एक उन्होंने संबोधन किया था। डिजिटल इंडिया का एक स्टार्टअप दिया था, तब बोला था। वो पूरी कड़ी आज देखेंगे, लेकिन डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ कौन से हैं वो भी बात करेंगे। सब बात करेंगे आज डिजिटल इंडिया की, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास, वो देखते हैं। अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी, और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवी की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जाए, सरकार हटती जाए। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 1 जुलाई 2015 देश ने देखा एक सपना। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. बिफोर डिजिटल इंडिया हम भाग रहे थे सरकार के पीछे। आज सरकार आ रही है हम तक। बिफोर डिजिटल इंडिया गरीब आदमी के पास बैंक अकाउंट नहीं, मतलब गरीब हमेशा साहूकारों के सहारे। आज 45 करोड़ 72 लाख से अधिक जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की कुल जनसंख्या से भी अधिक। बिफोर डिजिटल इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकतर बाहर से इंपोर्ट करता था। आज भारत दुनिया का ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करता है। बिफोर डिजिटल इंडिया
इंडिया में ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स। आज 70,000 के करीब स्टार्टअप्स भारत में। बिफोर डिजिटल इंडिया देश में 11 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर, आज 28 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का जाल। इन 7 सालों में देश ने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था तो हम पेंडेमिक को हरा पाए। पर दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि आज डिजिटल इंडिया नहीं होता तो? डिजिटल इंडिया है तो आज इज्जत है। किसी के सामने हाथ फैलाए बिना डीबीटी से पूरा का पूरा पैसा सीधा खाते में आता है। सुन लो सरला, आ गई किसान सम्मान की तीसरी किस्त। अगर डिजी लॉकर नहीं होता तो मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल में नहीं होते। भाई साहब, मोबाइल डाटा एक प्लेट चाट से भी सस्ता हो गया, तभी तो हमारे बच्चे महामारी में भी घर बैठे पढ़ पाए। 5वीं पास हो चुका है बबलू। उमंग ऐप है तो 1500 से ज्यादा सरकारी सेवाएं हमारे उंगली को छोड़कर। भला हो जो कोविन ऐप था तो हाथों हाथ टीके लगे। डिजिटल इंडिया नाहिले लाइफ सर्टिफिकेट बनाबलेबी ना पड़ेगिने टेबल बिराय থাকিব। डिजिटल इंडिया हा गाने गोटेबी बनाबो पारा होइसे। पेंसिल भी আহিছে सारी। If there was no digital India, today mobile phones would not have been made in small towns. There is no dream of a unicorn in Nagaland without digital India. कोरोना महामारी के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो मदद मिली ना, उसी ने तो मेरी और मेरे परिवार की जान बचाई। इन 7 सालों में हम लाइन से ऑनलाइन और क्यू से क्यूआर तक तो आ गए हैं। आज दुनिया के 40% डिजिटल लेन देन अकेले भारत में हो रहे हैं और हम लगातार यूपीआई ट्रांजैक्शंस के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। टेलीमेडिसिन आज गांव गरीब के पास है। 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विसेज सेंटर्स देश के कोने कोने में ई सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से वन नेशन वन राशन कार्ड का सपना साकार हो रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से हमारा यूथ क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर करने के सुझाव और इनोवेशन दे रहा है। पहले दुनिया टेक्नोलॉजी बनाती थी, हम इस्तेमाल करते थे। आज हम दुनिया के ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब भारत का लक्ष्य है 100%। आने वाला डेकेड होगा टेकेड, जब सभी 130 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़े होंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से डिजिटल होगी और सभी योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक हाथों हाथ पहुंचा रही होगी। कोई छूटेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। एआई, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स सेक्टर्स में लाखों स्टार्टअप्स मशरूम हो रहे होंगे। भारत की स्किल दुनिया के काम आएगी। गली गली से टेक्नो स्टार्स निकलेंगे जो भारत को दुनिया का टेक्नोलॉजी टैलेंट हब बनाएंगे। 2025 तक हम छलांग लगा चुके होंगे $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की ओर। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। डिजिटल इंडिया, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। जय हिंद। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ है। ब्रॉडबैंड हाईवे वो पहला स्तंभ है। सबको फोन की उपलब्धता, इंटरनेट तक सबकी पहुंच, ये तीसरा स्तंभ है। ई शासन, टेक्नोलॉजी की मदद से शासन किया जाए। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी के जरिए रोजगार। और 9वां स्तंभ है भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम। सबसे पहले देखेंगे ब्रॉडबैंड हाईवेज क्या है। सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का मतलब दूरसंचार से है, जिसमें सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों के व्यापार बैंड उपलब्ध होते हैं।
इस कारण सूचना को कई गुण तक बढ़ाया जा सकता है और जुड़े हुए तमाम बैंड की विभिन्न आवृत्तियों का चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से एक निर्दिष्ट समय सीमा में बृहत सूचनाओं को प्रेषित किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी हाईवे पर एक से ज़्यादा लेने होने के उतने ही समय में ज़्यादा गाड़ियां आवाजाही कर सकती है। ब्रॉडबैंड हाईवे निर्माण से अगले 3 सालों के भीतर देश भर के 2.5 लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया किया जाएगी। मोबाइल कनेक्टिविटी सबको सुगम और सुलभ करना है। देश भर में तकरीबन 1.25 अरब की आबादी में मोबाइल फोन कनेक्शन की संख्या 2014 तक करीब 80 करोड़ थी। शहरी इलाकों में भले ही मोबाइल फोन पूरी तरह से सुलभ हो गया हो, लेकिन देश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसकी सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही। हालांकि बाजार में निजी कंपनियों के कारण इसकी सुविधा में पिछले 1 दशक में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। देश के 55,000 गाँवों में अगले 5 वर्षों में भीतर मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस फंड का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में आसानी होगी। आज बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, तो वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का एक विजन क्लियर किया है कि आने वाले समय में क्या होगा डिजिटल इंडिया में। आइए सुनते हैं। डिजिटल इंडिया ने देश में जो सामर्थ्य पैदा किया है, उसने कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला करने में भारत की बहुत मदद की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर डिजिटल इंडिया अभियान नहीं होता तो 100 साल में आई ये सबसे बड़े संकट के समय देश में हम क्या कर पाते। हमने देश की करोड़ों महिलाओं, किसानों, मजदूरों, उनके बैंक अकाउंट में एक क्लिक करके हजारों करोड़ रुपए उनके यहां पहुंचा दिए। उनको जीने की कोई तकलीफ नहीं होने दी। वन नेशन वन राशन कार्ड की मदद से हमने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। ये टेक्नोलॉजी की कमाल है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एफिशिएंट कोविड वैक्सीनेशन और कोविड रिलीफ प्रोग्राम चलाया। आरोग्य सेतु और कोविन ये ऐसे प्लेटफॉर्म है कि उसके माध्यम से अब तक करीब करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज, उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। कौन रह गया, कहां रह गया, उसकी जानकारी उसके माध्यम से प्राप्त होती है और हम टारगेटेड व्यक्ति को वैक्सीनेशन का काम कर पा रहे हैं। दुनिया में आज भी चर्चा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे लेना। कई दिन निकल जाते हैं, हिंदुस्तान में वो वैक्सीन लगा करके बाहर निकलता है, उसके मोबाइल फोन पर सर्टिफिकेट मौजूद होता है। दुनिया कोविन के द्वारा वैक्सीनेशन का डिटेल सर्टिफिकेट की जानकारी की चर्चा कर रहा है। हिंदुस्तान में कुछ लोग, उनका कांटा इसी बात पे अटक गया कि इस पर मोदी की फोटो क्यों है। इतना बड़ा खाब, उनका दुबाग वही अटक गया। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम भविष्य में सभी सरकारी विभागों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के लिए यह दीर्घावधि विजन वाला कार्यक्रम हो सकता है। इस प्रोग्राम के तहत पोस्ट ऑफिस को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। नागरिकों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए यहाँ अनेक गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। ई गवर्नेंस क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रौद्योगिकी के जरिए सरकार के सुधारना, सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस प्रोसेसरी इंजीनियरिंग के ट्रांजैक्शन में सुधार किया जाएगा। विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा।
इसके अलावा स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड्स आदि की जहां जरूरत पड़े वहां इसका ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार्यक्रम सेवाओं और मंचों के एकीकरण और पेमेंट गेटवे आदि में मददगार साबित होगा। साथ ही में सभी प्रकार के डाटाबेस और सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें अनेक बिंदुओं को फोकस किया गया है। ई एजुकेशन के तहत सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की, सभी स्कूलें अंदाज से 2.5 लाख स्कूलों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। किसानों के लिए रियल टाइम कीमत की सूचना, नकद, कर्ज, राहत भुगतान और मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल सलाह, रिकॉर्ड और संबंधित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचनाओं के जुड़े एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई हेल्थ केयर की सुविधा देने का क्षेत्र में ई कोर्ट, ई पुलिस, ई जेल और ई प्रोसिक्यूशन की सुविधा, वित्तीय इंतजाम के तहत मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो एटीएम प्रोग्राम सभी के लिए जानकारी पहुंचाई जाएगी और डिजिटल कार्यक्रम के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत ये सभी कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए आने वाले दिनों में हम सब उसकी सुविधा और इस कार्यक्रम तहत सूचनाओं और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच कायम की जाएगी और इसके लिए ओपन डाटा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना तक आसानी से पहुंच सकेंगे। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का एक विजन क्लियर किया था, आइए सुनते हैं। साथियों, आज डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। जनधन, मोबाइल और आधार, जेम, JAM, ये इसकी जो त्रिशक्ति का देश के गरीब और मिडिल क्लास को सबसे अधिक लाभ हुआ है। इससे जो सुविधा मिली है और जो पारदर्शिता आई है, उससे देश के करोड़ों परिवारों का पैसा बच रहा है। 8 साल पहले इंटरनेट डेटा के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता था, उससे कई गुना कम, यानी एक प्रकार से नगण्य, उस कीमत में आज उससे भी बेहतर डेटा सुविधा मिल रही है। पहले बिल भरने के लिए, कहीं एप्लीकेशन देने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, बैंक से जुड़े काम हो, ऐसी हर सेवा के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। रेलवे का आरक्षण करवाना और गांव में रहता हो तो बेचारा है पूरा दिन खपा करके शहर में आता था। 100-150 रुपया बस का किराया खर्चा करता था और फिर लाइन में लगता था रेलवे आरक्षण के लिए। आज वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाता है और वहीं से उसको ये मेरी कॉमन दिखती है और वहीं से उसका काम हो जाता है, गांव में ही हो जाता है और गांव वालों को भी पता है यहां ये व्यवस्था है। इसमें भी किराए, भाड़े, आना जाना, दिन लगाना, सभी खर्चों में कटौती आई है। गरीब, मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए तो ये बचत और भी बड़ी है, क्योंकि उनका पूरा दिन बच जाता है। और कभी कभी हम सुनते थे ना, टाइम इज मनी। सुनने और कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका अनुभव सुनते हैं तो दिल को छू जाता है। मैं अभी काशी गया था, तो काशी में रात को, दिन में तो
इधर उधर जाता हूं तो ट्रैफिक और लोगों को परेशानी, तो फिर मैं रात को 1-1:30 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पर चला गया देखने के लिए भाई कहाँ क्या हाल है, क्यों वहां का एमपी हूं तो काम तो करना है। तो मैं वहां पैसेंजरों से बात कर रहा था, स्टेशन मास्टर से बात कर रहा था, क्योंकि मेरा सरप्राइज विजिट था, कोई बता के तो गया नहीं था। तो मैंने कहा भाई ये जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है क्या अनुभव है? और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीज़ों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके तहत नेट जीरो इम्पोर्टर्स का लक्ष्य रखा गया है ताकि 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके लिए आर्थिक नीतियों में संबंधित बदलाव भी किए। फेबलेस डिजाइन, सेट टॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्ड्स, माइक्रो एटीएम आदि को बढ़ावा दिया गया। रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी, देश भर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के रोजगार के अधिकांश प्रारूपों के इसका इस्तेमाल बढ़ा जा सकता है। इसलिए इसके अनुरूप कार्यबल तैयार करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इससे जोड़ा जाएगा। संचार सेवाएं मुहैया कराने का कंपनियों का ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी एक जरूरत को मुताबिक प्रशिक्षित करेगी। गांव व छोटे शहरों में लोगों को आईटी से जुड़ने की सेवाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आईटी सेवाओं को जुड़ने कारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा, उसके ऊपर भी कुछ चर्चा की गई थी और पृष्ठभूमि तैयार करने की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जो सरकार ने काम किए वो भी हम देखते हैं। योजनाओं के लाभ क्या है? डिजिटल लॉकर व्यवस्था लागू करने को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मुमकिन बन जाएगा, जिससे परिणाम स्वरूप रजिस्ट्रार संग्रह के माध्यम से ई शेयरिंग सक्षम बनाने के लिए भौतिक दस्तावेजों को कम करने द्वारा कागजी कार्यवाही को घटाया जाएगा। ये एक प्रभावशाली ऑनलाइन मंच है जो चर्चा, कार्य करना और वितरण जैसे विभिन्न दृष्टिकोण के द्वारा शासन प्रणाली में लोगों को शामिल कर सकती है। सरकार के द्वारा विभिन्न ऑनलाइन लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करेगा। कहीं से अपने दस्तावेज और प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जमा करना लोगों के लिए यह संभव बन जाएगा और शारीरिक कार्य को घटाएगा। ई हस्ताक्षर संरचना के द्वारा नागरिक अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन हस्ताक्षरित कर सकते हैं। ई अस्पताल के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परक सेवाओं का आसान बन सकती है, और जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर से मिलने का वक्त लेना, फीस जमा करना, ऑनलाइन जांच करना और खून जांच करना आदि। अर्जियों के जमा करने के प्रमाणीकरण प्रक्रिया, अनुमोदन और संवितरण के स्वीकृति के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के लिए लाभ उपलब्ध करता है। ये सब बात हो रही है डिजिटल इंडिया की। प्रधानमंत्री ने और भी बातें कही थी डिजिटल इंडिया के बारे में, आइए सुनते हैं। 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, उनके लिए तो आज डिजिटल लाइफ बहुत कूल लगती है, फैशन स्टेटमेंट लगता है उनको। लेकिन सिर्फ 8-10 साल पहले की स्थितियों को याद कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लाइन, बिल जमा करना है तो लाइन, राशन के लिए लाइन, एडमिशन के लिए लाइन, रिजल्ट और सर्टिफिकेट के लिए भी लाइन, बैंकों में लाइन। इतनी सारी लाइनों का समाधान भारत ने
ऑनलाइन होकर कर दिया। आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक की पहचान देने वाले जीवन प्रमाण पत्र तक सरकार की अधिकतर सेवाएं डिजिटल है। वरना पहले सीनियर सिटीजन को, खास करके पेंशनर को जाकर के कहना पड़ता था कि मैं जिंदा हूं। जिन कामों के लिए कभी कई कई दिन लग जाते थे, वो आज कुछ पलों में हो जाते हैं। कैशलेस की वजह से रिश्वत लेन देन में काफ़ी कमी आई। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ। डिजिटल ट्रांजैक्शन के वजह से हर एक एंट्री का रिकॉर्ड की वजह से कम ज़्यादा रुपयों का भी भ्रष्टाचार करना मुश्किल हो चुका है। किसी भी वस्तु को खरीदने या पैसे को वापस लौटाने के लिए कैश का होना जरूरी होता था और कभी कभी खुले पैसे मिल पाना भी कष्टदायी होता था। डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से यूपीआई की मदद से किसी को कहीं भी रुपये ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं और रुपये को खुले करने की भी आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट के एक्सेस से भारत के गांवों के कंप्यूटर के माध्यम से काफ़ी जगह पर पैसों का ट्रांजैक्शन करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना या ऑनलाइन बुकिंग करने जैसे कार्यों में बड़ी वृद्धि आई है और साथ ही में ई शिक्षा पर भी काफ़ी तरक्की हुई है। इसी तरह लोगों की उनके प्रति दिलचस्पी बढ़ी है और ग्रामीण विभागों में मनोरंजन क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शहरी विभागों में लोगों को रेल टिकट, मूवी टिकट, शॉपिंग, फूड ऑर्डर, किराना ऑर्डर, मनोरंजन जैसे अनेक क्षेत्र का लाभ आसान हुआ है। हालांकि डिजिटल इंडिया से देश में कई तरह के सुधार हुए हैं, लेकिन अगर नुकसानी की बात करें तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के नुकसान थोड़े बहुत है और वो नुकसान की भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या बोला है वो सुनते हैं। आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है और मुझे इस बात की दोहरी खुशी है कि गुजरात ने इसमें भी एक तरह से पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। थोड़ी देर पहले डिजिटल गवर्नेंस को लेकर गुजरात के बीते 1.5 दशकों के अनुभवों को दिखाया गया है। गुजरात देश का पहला राज्य था जहां गुजरात स्टेट डेटा सेंटर GSDC, गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क GSWAN, ई-ग्राम सेंटर्स और ATVT जन सेवा केंद्र जैसे पिलर्स खड़े किए गए। जब सुभाष बाबू कांग्रेसના અધ્યક્ષ બન્યા હતા ત્યાં સુભાષ બાબુની યાદમાં એક કાર્યક્રમ કર્યો હતો અને ई-ग्राम વિશ્વગ્રામનું લોન્ચિંગ કર્યું હતું। એ વખતે गुजरात के अनुभवों ने 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस का व्यापक हिस्सा बनाने में बहुत मदद की है। धन्यवाद गुजरात। विश्व के विकसित देशों में भारत को लाने के लिए भारत का एक प्रयास यानी डिजिटल भारत प्रोग्राम इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। देश को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सशक्त रूप से आगे बढ़ाकर भारत को डिजिटल बनाना है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में जिस देश ने विज्ञान और तकनीकी को अपना लिया है वह देश एक शक्तिशाली और महासत्ता बनकर उभरा है। इसी कारण हमें एक ऐसे अभियान की जरूरत थी जो भारत को डिजिटल रूप में मजबूत बनाएगी। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
हमारा ये जो गिफ्ट सिटी का काम है ना, मेरे शब्द लिख के रखिए दोस्तों, और मेरा 2005 या 6 का भाषण है वो भी सुन लीजिए। उस समय जो मैंने कहा था कि गिफ्ट सिटी में क्या क्या होने वाला है, आज वो धरती पर उतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में फिनटेक की दुनिया में, डेटा सिक्योरिटी के विषय में, फाइनेंस की दुनिया में गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ये सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन रहा है जी।